मैंने किया हुआ है, मैंने किया हुआ है, ज़ोरेज़ किया हुआ है। पूरी क्लास में कोई स्क्रीन नज़र नहीं आई। मैं कल फिर ट्राई करता हूँ जब आप लोग छुट्टियों पे होंगे। आई विल ट्राई इट अगेन कि ताकि बच्चों की आवाज़ भी आती रहे। वो बड़ी अच्छी क्लासेस लगती थी, बच्चों की आवाज़ भी आती थी। अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट दैट सिंस माय हार्ड डिस्क क्रैश्ड। चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू सॉरी मैं गलत जगह पे जा रहा हूँ। A2 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स मैं खोल लेता हूँ। हमने कल इकोनॉमिक ग्रोथ यूनिट 7 कर लिया था, उसकी वीडियो भी आपके ग्रुप्स में लग गई है, एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप में। अलबत्ता व्यूज़ बहुत कम है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस हैं, वो वाला डॉक्यूमेंट बच्चों स्टार्ट कर दो, उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। इनकम इनक्वालिटी मैं करवाऊं या नहीं, मुझे बताएं जल्दी से। या आज सिर्फ यही कर लें, इनकम इनक्वालिटी छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से कर लें और फिर उसके बाद आफ्टर ईद विल गो। हाँ, बताएं बताएं। हसन असलम। चलिए लेट्स स्टार्ट जी, इनकम इनक्वालिटी ही करते हैं। तो उसके लिए मुझे दूसरा डॉक्यूमेंट निकालना अपना। वही करवा रहा हूँ, यूनिट 8 है ये। वही करवा रहा हूँ, यूनिट 8 है ये। पहले माइक्रो में होता था, मैंने वही रखा है, लेकिन अब ये मैक्रो में आ चुका है, तो मैंने उसकी हेडिंग दे दी है आपके मैक्रो के अंदर। इनकम इनक्वालिटी, ये लेबर मार्केट के अंदर था, ये आ गया जी। और ये वाकई अब्दुल्ला 20 मिनट में हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट जी। ये लेबर मार्केट थी, इसके बिल्कुल एंड पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट दे दिया हुआ है कि कहाँ से आपने एक्सेस करना है इसको, इनकम इनक्वालिटी को। यहाँ पे लेबर मार्केट खत्म हुई और ये आ गई जी इनकम इनक्वालिटीज, पॉलिसीज टू रिडिस्ट्रीब्यूट इनकम्स। ये आ गई हैं जी बख्तावर। चलें, 14 बच्चे हो गए, जो मिनिमम हमारा था कि 15 बच्चे तो आए ना। तो लेट्स स्टार्ट। इनकम इनक्वालिटीज एंड पॉलिसीज टू रिडिस्ट्रीब्यूट इनकम्स। सबसे पहले एक कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन ए में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो इसको काफ़ी एंगल से हम इसकी बात कर लेते हैं। इक्विटी क्या है जी? इट हैज़ टू डू विद फेयरनेस, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। मसलन all those on same level of income should pay the same rate of tax. Basically it is value judgmental, हर बंदे के ओपिनियन की बेस पे है कि इक्विटी क्या है। फेयरनेस इन अ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गया बच्चों? Equity does not mean exact same treatment, it means fair treatment. It means fairness. Normative concept है। सबको, genders जो भी हो, सबको similar opportunities मिलें, fairer opportunities मिलें to get jobs, to get promotions, to have incomes and wealth. Equality on the other hand is a positive concept, यानी कि has to do with exact same treatment. There needs to be equal working opportunities. Equality ना possible है ना desirable है। PhD को ज़्यादा opportunities होंगी और अनपढ़ आदमी को कम opportunities होंगी, या lower pay पे opportunities होंगी। तो ये concept है equality का। किसी को दोनों में फर्क, 3 मार्क्स कैसे लेंगे? इक्विटी हैज टू डू विद फेयरनेस, 1 मार्क। इट्स अ नॉर्मेटिव वैल्यू जजमेंटल कॉन्सेप्ट, इट्स बेस्ड ऑन ओपिनियंस, 2 मार्क। एक एग्जांपल, ऑल दोज ऑन सेम लेवल ऑफ इनकम शुड पे द सेम रेट ऑफ टैक्स। ये होगी जी। जी जी। जबकि इक्वालिटी का पॉजिटिव। जी बोलें बोलें। पहला डिफरेंस क्या है जी? इक्विटी इज टू डू विद फेयरनेस, इक्वालिटी इज एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट, 1 मार्क। Equity is a normative concept based on opinion, whereas equality is a positive concept. It means exact same treatment for everyone. 2 मार्क। तीसरा मार्क एग्जाम्पल से, इक्विटी की एग्जाम्पल दे देना, दोज ऑन हायर इनकम शुड पे हायर रेट ऑफ टैक्स। इक्वालिटी की एग्जाम्पल दे देना, ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शुड गेट सेम या इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। समझ आ गया? ये आपके 3 मार्क्स हैं। कोई कंफ्यूजन बच्चों? अब चलते हैं जी इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के ऊपर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। इट इज
अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी। आप पूरा 4 पेजेस लिख सकते हैं व्हाट एफिशिएंसी इज। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन की आपने पढ़ी, टेक्निकल एक्स एफिशिएंसी, लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स पढ़ा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में, पीपीसी क्राइटेरिया पढ़ा, फिर एलोकेटिव में आपने एमसी इज इक्वल टू प्राइस, एमएससी शुड बी इक्वल टू एमएसबी, वो क्राइटेरियंस पढ़े। और इक्विटी हैज टू डू विद फेयरनेस। तो अक्सर एफिशिएंट आउटकम्स आर नॉन इक्विटेबल और अक्सर इक्विटेबल आउटकम्स आर इनएफिशिएंट आउटकम्स। मसलन अगर हम इक्विटी करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस का रेट बढ़ाते हैं, हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट, उससे डिसइंसेंटिव टू वर्क आता है, इनएफिशिएंसी बढ़ती है। तो एफिशिएंसी जरूरी नहीं है कि इक्विटी से हासिल हो। इफ एनीथिंग, एफिशिएंसी और इक्विटी एक दूसरे की जिद हैं, दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स। समझ आ गया बच्चों? इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, जस्ट मैंने वैसे डेफिनेशन डाल दी है, शायद ना ही आए आपको। Policies need to be designed in such a way that future generations also have equitable distribution of income and wealth. Clear बच्चों? कोई क्वेश्चन? मेन कॉन्सेप्ट इसमें है जी लॉरेंस कर्व, मेजरिंग इनकम वेल्थ इनइक्वालिटीज। हम लॉरेंस कर्व को यूज करते हैं इनकम गैप्स को, वेल्थ के और इनकम गैप्स को मेजर करने के लिए इन अ कंट्री। अब थोड़ा सा लॉरेंस कर्व की बात करते हैं जी, और उसके बाद जीनी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना सीखते हैं, जो कि मैथमेटिकल मेजर है इनइक्वालिटी का। अब एक ग्राफ देखें, आपको शायद ये बनाना ना पड़े लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लो। वाई एक्सिस पे है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स और एक्स एक्सिस पे है परसेंटेज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यानी हमने 5 क्विंटल्स में 2020 में डिवाइड किया है हाउस होल्ड्स को भी, और उनके पास कितनी इनकम एंड वेल्थ को जा रही है वो भी हमने इस तरह डिवाइड की है। अगर सबके पास इक्वल इनकम एंड वेल्थ है तो सेंटर में एक लाइन देखो, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, पॉइंट्स ए बी सी डी ई, ये सारे परफेक्ट इक्वालिटी शो कर रहे हैं कि लोएस्ट 20% हाउस होल्ड के पास 20% इनकम एंड वेल्थ है, अगले 20 के पास भी 20%, अगले 20 के पास भी 20%। तो यहां पे अगर हम हो तो परफेक्ट इक्वालिटी है। जबकि लॉरेंस कर्व जो एक सैगी सा कर्व है, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है? एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जितना मेरे बच्चों ये परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन से दूर होता जाएगा उतनी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स एंड वेल्थ है, और जितना ये परफेक्ट इक्वालिटी के पास आता जाएगा उतनी फेयरर मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। तो अब जो एरिया बिटवीन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व है, यानी एरिया ए, उसको ऊपर रखते हैं हम, और टोटल एरिया बिलो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी यानी एरिया ए प्लस बी, उसको नीचे रखते हैं। ये आपको देता है, ये आपको देता है इनकम इनइक्वालिटी थ्रू जीनी कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जीनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला देखो, एरिया बिटवीन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व यानी एरिया ए डिवाइडेड बाय टोटल एरिया बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी यानी एरिया ए प्लस बी। जितना आंसर जीरो के पास आएगा उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, क्योंकि वो एरिया कम है, लॉरेंस कर्व परफेक्ट इक्वालिटी के पास है। और जितना 1 के पास आंसर उतनी अनफेयर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। किसी बच्चे को इस बेसिक कॉन्सेप्ट में मसला आ रहा हो? ओके जी, ये देखें कुछ फिगर्स देखें। नॉर्वे दुनिया में सबसे ज्यादा फेयरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, उस वक्त जब ये फिगर्स लिए गए थे। आजकल फिनलैंड है। 0.2 मींस बहुत ही ज्यादा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारा मुल्क देखो सेकंड नंबर पे, पाकिस्तान 0.32। अब आई डोंट नो व्हाट इज द गेम बिहाइंड इट, लेकिन हमारे यहाँ पे बड़ी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नजर आ रही है। आई पर्सनली थिंक हिडन इकोनॉमी की वजह से, ये लोगों के पास बहुत पैसा है जो डिक्लेयर्ड नहीं है, टैक्स पेड नहीं है, तो वो टैक्स ब्रैकेट में ना आने की वजह से इनकम गैप्स थोड़े नजर आ रहे हैं। बेसिकली फॉर्मल सेक्टर ही बहुत कम है ना हमारे मुल्क का, इसलिए वो नजर ही नहीं आ रहा। यूएसए में जरा फेयर है, लेकिन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उधर काफी ज्यादा अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। राइट राइट राइट, लेट्स मूव ऑन। लिमिटेशंस ऑफ जीनी कोएफिशिएंट या लॉरेंस कर्व की लिमिटेशंस, दे आर कुजनेट कर्व। ये कर्व क्या करता है? इट्स अ कर्व दैट शोज हाउ इनकम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस एज एन इकोनॉमी डेवलप्स। अब अकॉर्डिंग टू कुजनेट जब एक कंट्री डेवलप करता है इनिशियली इनकम गैप्स बढ़ते हैं,
और बाद में जो फुली डेवलप हो जाते हैं तो इनकम गैप्स दोबारा कम हो जाते हैं। अब वो डेवलपमेंट को देखो, एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी के हिसाब से डेवलपमेंट का मेजर बना रहा है, रियल जीडीपी बढ़ रहा है, कंट्री डेवलप हो रहा है। और एक्स वाई एक्सिस पे जीनी कोएफिशिएंट, पहले जब कंट्री लेस डेवलप्ड था 0.25, जरा बहुत फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स थी। बाद में जब कंट्री डेवलप हुआ वो 0.75 पे चला गया, डेवलपिंग कंट्री का इनकम गैप्स बहुत बढ़ गए। फिर दोबारा जब कंट्री फुली डेवलप्ड हुआ तो इनकम गैप्स कम होके 0.25 पे आ गए। बच्चों ये ग्राफ समझ आ रहा है? रीजन बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ग्राफ समझ आ रहा है? रीजन क्या है जी? जब कंट्री लेस डेवलप था, मोस्ट वर्कर्स कौन से सेक्टर में थे? प्राइमरी सेक्टर में, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, सिमिलर इनकम्स, लो प्रोडक्टिव इनकम्स, लेस इनकम्स, लेकिन इनकम गैप्स का। फिर जब कंट्री डेवलप होना शुरू हुआ, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो किया, तो कुछ वर्कर्स ने ट्रेनिंग लेके सेकेंडरी सेक्टर ज्वाइन कर लिया, फैक्ट्री मैनेजर्स बन गए, जनरल मैनेजर्स बन गए, उनकी इनकम्स बढ़ गई। बाकी के रह गए प्राइमरी सेक्टर में, फार्मर्स, फिशर्स, तो इनकम गैप्स बढ़ना शुरू हुए। लेकिन जब पूरा कंट्री टर्शरी बेस्ड हो गया तो फिर दोबारा इनकम गैप्स कम हो गया, क्योंकि बैंकर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, दे स्टार्टेड अर्निंग सिमिलर इनकम्स अगेन। सबको समझ आ गया इनकम गैप्स का बिहेवियर ओवर टाइम विद डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कुजनेट कर्व? ऑल राइट जी, बाकी तो बहुत ईजी है। पॉलिसीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ, इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मुझे बताएं, एक्सप्लेन करूं, ये सबको आता है? खामोश रहेंगे तो सबको आता है। और इसके बेनिफिट्स? हाँ सॉरी, प्रोग्रेसिव टैक्सेस और उसका इनकम गैप्स पे कैसे असर, कम होती है इनकम गैप्स? छोड़ दूं? एक बार नजर मार लीजिएगा, बहुत सिंपल है। फिर जी उसके बाद हमारे पास आ गया ये प्राइस स्टेबिलिटी। अगर एक कंट्री इन्फ्लेशन को अपनी स्टेबल कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो इनकम गैप्स कम हो जाते हैं। रीजन, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन दोज ऑन फिक्स्ड इनकम स्टार्ट बिकमिंग पुअरर इन रियल टर्म्स, उनकी रियल इनकम परचेजिंग पावर गिर रही होती है। पेंशनर्स, अनएम्प्लॉयड जो बेनिफिट्स ले रहे हैं वो गरीब होना शुरू हो जाते हैं, उनकी परचेजिंग पावर गिर रही होती है। जबकि जिनके पास एसेट्स हैं, इनकम्स हैं, शेयर्स हैं, सेविंग्स हैं, वो जो हैं, सॉरी शेयर्स हैं, गोल्ड है, वो उनकी वैल्यू बढ़ रही है, वो मजीद अमीर हो रहे हैं, तो इनकम गैप्स बढ़ रहे हैं। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज यूज करके, सप्लाई साइड पॉलिसीज यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लें तो प्राइस स्टेबिलिटी आ जाती है और उससे इनकम गैप्स कम हो जाते हैं। सबको समझ आया? थोड़ा सा और समझा दूं। ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे वार्निंग, ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर अर्निंग्स में बहुत फर्क है। ट्रांसफर अर्निंग्स आर मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड टू कीप अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इट्स प्रेजेंट यूज, सप्लाई कर्व से नीचे वाला एरिया और उस सप्लाई कर्व से ऊपर और वेज रेट से नीचे इकोनॉमिक रेंट। ट्रांसफर पेमेंट ऑन द अदर हैंड आर unearned incomes and merely transferred from taxpayers टू अनएम्प्लॉयड, पेंशनर्स, फूड सपोर्ट, इनकम सपोर्ट स्कीम्स वगैरह। तो बेनिफिट क्या है जी? इनकम गैप्स कम होते हैं, हम अमीरों से, टैक्स पेयर से पैसा ले रहे हैं, उनको पहले से कम इनकम हो गई, और गरीबों को दे रहे हैं तो इनकम और वेल्थ पहले से बेहतर हो गई। फिर जी रिड्यूस लेवल ऑफ पॉवर्टी आती है, और एग्रीगेट डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ती है। जब हम गरीब को पैसा देते हैं उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज्यादा होती है, एडिशनल इनकम का वो ज्यादा स्पेंड करता है, एग्रीगेट डिमांड तेजी से बढ़ती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसइंसेंटिव टू वर्क इफ बेनिफिट्स टू अनएम्प्लॉयड आर टू क्लोज टू मिनिमम वेज, इसको पॉवर्टी ट्रैप कहते हैं। मिनिमम वेज थी जी $7, घर बैठे गवर्नमेंट दे रही थी $4 आपको पर आवर। तो वर्कर सोचेगा मैं जैसे ही जॉब ज्वाइन करूंगा गवर्नमेंट $4 मुझसे वापस ले लेगी, मुझे जॉब पे जाने का खर्चा, मेहनत, मेरी इनकम नहीं बढ़ेगी, मैं गरीब का गरीब रहूंगा। तो वो एक डिसइंसेंटिव का शिकार हो जाता है, निखट्टू हो जाता है, घर बैठ जाता है एंड स्टार्ट रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट हैंडआउट्स। समझ आ गया? दूसरा प्रॉब्लम जी, दे कॉज इनएफिशिएंसी एज लेबर फोर्स इज रिलक्टेंट टू वर्क मोर। घर बैठे पैसे मिल रहे हैं तो क्यों हम ज्यादा घंटे काम करें, क्यों जॉब करें। उसके बाद जी आखिरी इसके अंदर नेगेटिव इनकम टैक्स, बहुत ही प्यारी पॉलिसी है जी। ऑल फैमिलीज विल डिक्लेयर देयर इनकम्स एंड रिसीव अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट
those who fall below a certain level of income will end up receiving income tax from the government. तो यहाँ स्टेट बैतुल माल वाला कॉन्सेप्ट कर रही है, मदर वाला कॉन्सेप्ट कर रही है कि भाई अगर आप अपनी इनकम डिक्लेयर करो, हम आपको कुछ रिबेट दे देंगे, कुछ सब्सिडी दे देंगे। एक खास लेवल ऑफ इनकम से कम है तो गवर्नमेंट आपको टैक्स लेने की बजाय आपको टैक्स दे रही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव इनकम टैक्स। किसी को एग्जाम्पल दूं, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं लिख के कोई एग्जाम्पल दे दूं। चले जी, लेट्स सी। NIT 1, जी जी बोले बोले मुझे। हेलो, मुझे आवाज नहीं आई थी। चले मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। जरा देखिए, वाई एक्सिस पे है टैक्स यानी नेगेटिव इनकम टैक्स, और एक्स एक्सिस पे इनकम लेवल। पहला हमारा था NIT 1, फिर ये शिफ्ट हुआ NIT 2 पे। दो बातों के जवाब देने हैं आप इस ग्राफ को देख के, मुझे समझ आ जाएगा कि आपका MCQ जो आना है या थोड़ा बहुत ऐसे में कर लेंगे आप। मुझे बताएं, नेगेटिव इनकम टैक्स कम हुआ है या ज्यादा हुआ है NIT 1 से NIT 2? स्टार्ट उसका देखें। NIT 1 से NIT 2, बताएं मुझे, नेगेटिव इनकम टैक्स कम हुआ है कि ज्यादा? जीरो इनकम है तो नेगेटिव इनकम टैक्स आपको कितना मिल रहा है उसे जज करो। नहीं नहीं, NIT 1 से NIT 2 पे गए हैं बेटे आप। नेगेटिव इनकम टैक्स गवर्नमेंट घर बैठे आपको कम पैसा दे रही है, जीरो इनकम पे आपको कम नेगेटिव इनकम टैक्स मिल रहा है। अब मेरी दो बातों का जवाब दीजिएगा। NIT 1 से NIT 2 पे आप गए, वर्क इंसेंटिव स्ट्रेंथन होंगे कि वीकन होंगे? क्या लोग जॉब करने जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट घर बैठे कम पैसा दे रही है? वर्क इंसेंटिव विल स्ट्रेंथन और वीकन? एनीवन जी? वर्क करने जाएंगे, वर्क इंसेंटिव विल स्ट्रेंथन। लेकिन इनइक्वालिटी मुझे बताएं, स्ट्रेंथन के वीकन? इनकम इनइक्वालिटीज स्ट्रेंथन, इनकम इनइक्वालिटी पहले से बढ़ जाएगी बिकॉज घर बैठे कम पैसा मिल रहा है। समझ आ गया सबको? दोबारा करवा दूं या क्लियर है? अब जरा वापस मैं मैक्रो के नोट्स पे जा रहा हूं। पॉलिसीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम्स में कुछ मैंने ऐड किया, जो नया सिलेबस इस बार आया था। नेगेटिव इनकम टैक्स वगैरह वो सब करवा लिया आपको, ट्रांसफर पेमेंट्स, गवर्नमेंट्स फ्री प्रोविजन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको इनइक्वालिटी कम करने के लिए खुद कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज दे रही है, ठीक है, ताकि दोज ऑन लोएस्ट इनकम्स गेन द मोस्ट, इनइक्वालिटी कम हो। मसलन कंपल्सरी हेल्थ केयर, मिनिमम लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको फ्री में मिल जाए। ये मार्केट फेलियर वाली मार्केट्स हैं, दोनों कम बन रही होती हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो एज अ रिजल्ट हमारी इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि ठीक है जी, मार्केट फेलियर, लेकिन फ्री प्रोविजन गवर्नमेंट की जस्टिफाइड नहीं होती क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पे गवर्नमेंट वेस्ट कर रही है। Justification is on the grounds of equity. The view is that everyone should have access to a certain level of healthcare and education, regardless of income. Thus, these services are provided universally, free of charge. They are a material equivalent of monetary universal benefits. लेकिन इसको इकोनॉमिकली हम जस्टिफाइड नहीं कर सकते। तो ये जी तीन चार पॉलिसीज हैं, सारी फिजिकल पॉलिसी बेस्ड है। अगर आप गौर करें, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, ट्रांसफर पेमेंट्स, नेगेटिव इनकम टैक्स, प्राइस स्टेबिलिटी, और उसके बाद ये आपके आ गए कि गवर्नमेंट खुद फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज दे दे। तो अगर हम एक क्वेश्चन देखें, डिस्कस वेदर फिजिकल पॉलिसी अलोन कैन प्रमोट अ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, 20 मार्क। इसका आंसर मैंने आपको भेजा हुआ है उस डॉक्यूमेंट में, बुकलेट में, बड़े डिटेल में बताया कि कहाँ फिजिकल पॉलिसी और कहाँ कुछ और पॉलिसीज भी हो सकती हैं, और उसका उसके बाद जो है आपका एक कंक्लूजन दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, दोनों क्वेश्चन, तो प्लीज डू गो थ्रू देम। दैट इज इट फॉर टुनाइट जी। 11 से भी पहले खत्म होगी ये क्लास। एनीवन हु हैज अ क्वेश्चन प्लीज शूट।